यार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग इसके पहले के वीडियो में जो है हम लोग सॉल्यूशंस के 3 वीडियो को हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद में हम लोग ये चौथा वीडियो होगा सॉल्यूशंस का, यानी कि बिलियन का, केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 का बिहार बोर्ड के लिए। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहला है वाष्प दाब, जिसे हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है कि बंद बर्तन में कुछ द्रव जब गर्म किया जाता है तो और ताप स्थिर रहता है तो प्रारंभ में वाष्पन का वेग अधिक होता है उस ओ तथा संघनन का वेग कम होता है, परंतु वाष्पन का वेग धीरे धीरे घटने लगता है तथा संघनन का वेग बढ़ने लगता है। कुछ समय बाद क्या होता है कि वाष्पन तथा संघनन के वेग बराबर हो जाते हैं। इस अवस्था को ही हम लोग द्रव वाष्प साम्य अवस्था कहते हैं। द्रव वाष्प साम्य अवस्था पर वाष्प के कणों का दाब ही वाष्प दाब या संतृप्त वाष्प दाब कहलाता है। जैसे यहाँ पे क्या होगा कि जब हम लोग टेम्परेचर को यहाँ पे देंगे, गर्म करेंगे, तो यहाँ से जो है ताप अगर स्थिर रहेगा तो प्रारंभ में वाष्पन में क्या होगा कि वेग अधिक होगी तथा संघनन का वेग कम हो जाता है। जब वाष्पन अधिक होगा तो संघनन का वेग कम हो जाएगा, परंतु वाष्पन का वेग कुछ समय बाद धीरे धीरे घटने लगता है तथा संघनन का वेग क्या होता है, बढ़ने लगता है। कुछ समय बाद वाष्पन और संघनन का वेग दोनों एक समय के बाद में दोनों साम्य अवस्था में आ जाएगा, यानी कि बराबर अवस्था में आ जाएगा। द्रव वाष्प अवस्था साम्य अवस्था पर वाष्प के कणों का दाब ही, यहाँ पे जो दाब बनता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्प दाब बोलते हैं, यानी कि वेपर प्रेशर बोलते हैं। फिर से एक बार और देख लेते हैं कि वाष्प दाब या वेपर प्रेशर किसे कहते हैं। बंद बर्तन, मान लीजिए कि ये बंद बर्तन या वेसल्स दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ द्रव है, यहाँ पे द्रव स्थित है, तो ताप यहाँ पे जब हम लोग गर्म करते हैं तो और ताप स्थिर रहता है तो प्रारंभ में वाष्पन का वेग जो होता है अधिक होता है तथा संघनन का वेग कम होता है, परंतु जैसे जैसे वाष्पन का वेग घटने लगता है तथा संघनन का वेग बढ़ने लगता है। कुछ समय बाद वाष्पन तथा संघनन का वेग दोनों बराबर हो जाता है। इस अवस्था को ही द्रव वाष्प साम्य अवस्था हम लोग कहते हैं। द्रव वाष्प साम्य अवस्था पर वाष्प के कणों का दाब ही वाष्प दाब या संतृप्त वाष्प दाब कहलाता है। जैसे यहाँ पे है Q, यहाँ पे जब हम लोग देते हैं, यहाँ पे T स्थिर रहता है तो यहाँ पे V1 इज ग्रेटर देन V2 हो जाएगा। जब V1 घटेगा तो V2 बढ़ेगा। अब कुछ समय बाद V1 और V2 दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नोट दिया हुआ है कि किसी द्रव के अणु ब्राउनी गति करते हुए वाष्प में बदलने के लिए द्रव के स्वतंत्र तल पर जितना दाब आरोपित करते हैं उसे ही द्रव का वाष्प कहते हैं। मतलब यहाँ पे बहुत सारे कण जो हैं जो एक दूसरे के साथ टकराते हैं, जिसे ही हम लोग ब्राउनी गति के रूप में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे किसी द्रव के अणु ब्राउनी गति करते हुए वाष्प में बदलने के लिए द्रव के स्वतंत्र तल पर जितना दाब आरोपित करते हैं उसे ही द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। यहाँ पे दोनों कण आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वहाँ पे ब्राउनी गति होती है, जिसके कारण एक दाब आरोपित होता है दोनों कणों के बीच में इस पूरे वेसल्स में, उसे ही हम लोग द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। नोट, वाष्प दाब के होने पर द्रव के अणु बहुत कम वाष्पित होते हैं, क्योंकि बाहर से लगने वाला वायुमंडलीय दाब उसका विरोध करता है। जब यहाँ पे दाब उत्पन्न होता है भीतर में, तो बाहर से जो वायुमंडलीय दाब होता है वो उसका विरोध करता है, जिसके कारण अणु जो होते हैं बहुत कम वाष्पित होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे है वाष्प दाब को प्रभावित करने वाला कारक, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। सबसे पहला है द्रव की प्रकृति या नेचर ऑफ लिक्विड। यदि द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत कम हो तो गतिज ऊर्जा अधिक होती है तो वेग अधिक होगा, तो स्वतंत्र तल पर टक्कर तेज होगी, इसलिए वाष्प दाब अधिक हो जाएगा। जैसे पेट्रोल और स्प्रिट का वाष्प दाब अधिक होता है, इसका उल्टा भी सही है। अर्थात यदि द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक हो तो वाष्प दाब कम होगा। जैसे ग्लिसरीन और शहद का वाष्प दाब कम होता है। नोट में कि द्रव की श्यानता अधिक होती है तो वाष्प दाब कम होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा नंबर प्रभाव है ताप का, यानी कि टेम्परेचर। ताप में वृद्धि होने पर अणुओं की ऊष्मीय ऊर्जा अधिक होती है, अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक होती है, जिसके कारण इसलिए वेग अधिक होता है, जिससे टक्कर तेज होता है, अतः वाष्प दाब अधिक होता है। यानी कि क्या है कि ताप में जब वृद्धि होती है तो अणुओं की ऊष्मीय ऊर्जा अधिक हो जाती है, अणुओं की ऊष्मीय ऊर्जा अधिक होती है तो अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। जब अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक होगी तो इसलिए वहाँ पे वेग अधिक होगा। जब वेग अधिक होगा तो टक्कर तेज होगा। जब टक्कर तेज होगा तो लास्ट में क्या होगा कि वाष्प अधिक उत्पन्न होगा या अधिक होगा। अब हम लोग नेक्स्ट है द्रव विलयन का वाष्प दाब, अर्थात वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस। देखिए, माना कि एक वाष्पशील विलयन में दो द्रव हैं, ए और बी द्रव हैं, जिनके आंशिक दाब PA और PB हैं। तो विलयन का कुल वाष्प दाब जो हो जाएगा P = PA + PB। ये हम फार्मूला है, इसे हम लोग न्यूमेरिकल में भी यूज करेंगे। अब हम लोग देखते हैं।
यहाँ पे दिया हुआ है दर दर बिलियन के लिए राउल्ट का नियम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो 5 नंबर में भी कभी कभी पूछा हुआ है। तो यहाँ से दिया हुआ है राउल्ट्स लॉ ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस, जैसे किसी निश्चित ताप पर दर दर बिलियन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यानी कि माना कि घटक ए में आंशिक दाब पी ए है और माना घटक बी में आंशिक दाब पी बी है, तो यहाँ पे एक्स ए मोल प्रभाज होगा ए के लिए, अब बी के पास में एक्स बी मोल प्रभाज होगा। तो ए का मोल प्रभाज एक्स ए इजकल टू एन ए बाई एन ए प्लस एन बी हो जाएगा, बी का मोल प्रभाज एक्स बी इजकल टू एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। यानी कि किसी निश्चित ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अतः राउल्ट के अनुसार क्या होता है, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, तो पी ए इजकल टू हो जाएगा पी ए टू द पावर 0 इंटू एक्स ए। पी ए 0 जो होता है ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब होता है। पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, पी बी इजकल टू पी बी 0 इंटू एक्स बी हो जाता है। पी बी 0 इजकल टू बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब होता है, इसलिए कुल वाष्प दाब इजकल टू पी ए प्लस पी बी, अर्थात पी इजकल टू पी ए 0 इंटू एक्स ए प्लस पी बी 0 इंटू एक्स बी हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। राउल्ट के नियम का ग्राफ हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मोल प्रभाज एक्स होता है और यहाँ पे वाष्प दाब यानी कि पी होता है। तो यहाँ पे देखिए एक्स ए इजकल टू 1 रहेगा, तो यहाँ पे एक्स ए इजकल टू 0, एक्स बी इजकल टू 0, तो एक्स बी इजकल टू 1। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा, यहाँ पे देखिए ये पी ए 0 है, तो यहाँ से जो ग्राफ बनेगा पी बी इजिकल टू पी ए 0 इंटू एक्स से, जो कि यहाँ पे आएगा, और पी बी इजिकल टू एक्स पी बी एक्स 0 पी बी 0 इंटू एक्स बी यहाँ पे जाएगा। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट जो ग्राफ बनेगा, ये दोनों को मिलाएगा पी इजिकल टू पी ए 0 इंटू एक्स ए प्लस पी बी 0 इंटू एक्स बी इजिकल टू पी ए प्लस पी बी। ये हमारा ग्राफ है, राउल्ट के नियम का ग्राफ है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। उसके बाद में नेक्स्ट है राउल्ट के नियम की सीमा, यानी कि लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ। सबसे पहला है केवल अति तनु विलयनों पर यह कार्य करता है। दूसरा है एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर दोनों घटक अवाष्पशील होने चाहिए। तीसरा नंबर है विलय विलायक में घुलकर संगुणित या वियोजित नहीं होने चाहिए। ये तीनों आपके लिमिटेशंस है, हम लोग याद कर लेंगे। पहला लिमिटेशंस है केवल अति तनु विलयनों पर कार्य करता है। एनटीपी यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर दोनों घटक अवाष्पशील होने चाहिए। तीसरा नंबर है विलय विलायक में घुलकर संगुणित या वियोजित नहीं होने चाहिए। अब नेक्स्ट है आदर्श तथा अनादर्श विलयन, यानी कि आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछता भी है। आदर्श विलयन क्या बोलता है, यानी कि आइडियल सॉल्यूशन, जो विलयन प्रत्येक सांद्रता और ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। अर्थात जो विलयन प्रत्येक सांद्रता तथा ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे ही हम लोग आदर्श विलयन कहते हैं। अर्थात जो दर निम्न परिस्थितियों में मिलकर आदर्श विलयन बनाते हैं। पहला है जब दोनों संरचना समान होती है तब आदर्श विलयन बनता है। जब दोनों अणुओं का आकार समान होता है तब आदर्श विलयन बनता है। जब दोनों के अणुओं के बीच आकर्षण बल समान होता है तब आदर्श विलयन बनता है। उदाहरण के तौर पर बेंजीन प्लस टॉलिन आदर्श विलयन का निर्माण करते हैं। दूसरा नंबर पर है एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन जो होता है आदर्श विलयन का निर्माण करते हैं। तीसरा नंबर पे है इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल आयोडाइड जो होता है आदर्श विलयन का निर्माण करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देख ले। आदर्श विलयन के लक्षण जो हैं, सबसे पहला राउल्ट के नियम का यह पालन करता है। दूसरा नंबर डेलेच मैक्स मिक्स जो होगा या डेलेस मिक्सचर 0 के बराबर होगा। तीसरा नंबर डेल भी यानी कि इंथैल्पी में जो चेंज होगा वह 0 होगा। यहाँ पे वॉल्यूम यानी कि आयतन में जो चेंज होगा मिक्सचर इजकल टू 0 होगा। और चौथा नंबर पे है ए आकर्षण बल बी आकर्षण के बल के बराबर होगा तथा ए भी आकर्षण बल के बराबर होगा। यानी कि किसी भी तरह से जो आकर्षण बल दोनों के बीच में लगेगा वो दोनों सब बराबर होगा। यहाँ पे डेलेस मिक्स यानी कि इंट्रोपी में जो चेंज होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा हमेशा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते, नेक्स्ट हमारा है अनादर्श विलयन यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अर्थात वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उसे हम लोग अनादर्श विलयन कहते हैं। अनादर्श विलयन के लक्षण जो हैं, सबसे पहला है पी ए इज नॉट इक्वल टू पी ए टू द पावर 0 इंटू एक्स ए एंड पी बी इज नॉट इक्वल टू पी बी टू द पावर 0 इंटू एक्स बी। और दूसरा नंबर डेल एच मिक्स यानी कि यहाँ पे चेंज ऑफ इंथैल्पी नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि डेल भी मिक्स यानी कि चेंज इन वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। और चौथा नंबर भी है ए आकर्षण बल बराबर नहीं होगा बी आकर्षण बल के, और ए बी आकर्षण बल के बराबर नहीं होगा, यानी तीनों में से कोई भी आकर्षण बल बराबर नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अनादर्श विलयन के प्रकार। सबसे पहला राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाने वाले विलयन
और दूसरा होगा राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले विलयन। सबसे पहला है प्रत्येक घटक का वाष्प दाब राउल्ट के अनुसार वाष्प दाब से अधिक होगा, जैसे पी ए इज ग्रेटर देन पी ए जीरो इंटू एक्स ए, या पी बी ग्रेटर देन पी बी जीरो टू इंटू एक्स ए। दूसरा नंबर तो क्या होगा कि ए बी आकर्षण लेस देन ए आकर्षण, और ए बी आकर्षण जो होगा लेस देन बी बी आकर्षण के होगा। तीसरा नंबर पे है डेल एच मिक्स यानी कि चेंज इन इंथैल्पी ग्रेटर देन जीरो होगा। चौथा नंबर है डेल बी मिक्स यानी कि चेंज इन वॉल्यूम ग्रेटर देन जीरो होगा। यहाँ पे ऋणात्मक राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले जो विलयन होंगे, पहला है प्रत्येक घटक का वाष्प दाब राउल्ट के अनुसार वाष्प दाब से कम होगा, यानी कि पी ए लेस देन पी ए जीरो इंटू एक्स ए एंड पी बी लेस देन पी बी जीरो इंटू एक्स बी होगा। दूसरा नंबर ए बी आकर्षण ग्रेटर देन ए आकर्षण होगा, ए बी आकर्षण ग्रेटर देन बी बी आकर्षण होगा। तीसरा नंबर है डेल एच मिक्स यानी कि चेंज इन इंथैल्पी जो होगा वह लेस देन जीरो होगा। चौथा नंबर डेल बी मिक्स यानी कि चेंज इन वॉल्यूम जो होगा वह लेस देन जीरो होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं। सबसे पहला उदाहरण है आपका एसीटोन प्लस इथाइल अल्कोहल। दूसरा उदाहरण है इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर। तीसरा उदाहरण है मिथाइल अल्कोहल प्लस वाटर। चौथा उदाहरण है ईथर प्लस वाटर। यानी कि यहाँ पे मोल प्रभाज x और वाष्प दाब p दिया हुआ है। यहाँ पे एक्स ए इजकल टू 1, एक्स बी इजकल टू 0, एक्स ए इजकल टू 0, एक्स बी इजकल टू 1 दिया हुआ है। तो यहाँ से जो हमारा ग्राफ बनेगा P0 पर, यहाँ से x से जाएगा P0 के पास में, फिर उसके बाद में x a से जाएगा आप यहाँ पे P0 पर, यहाँ से P0 से PB0 तक, यहाँ से P0 से P0 PA0 से PB0 तक जाएगा। तो ये वाला जो हमारा ग्राफ होगा P इज ग्रेटर देन PA0 इंटू एक्स ए प्लस PB0 इंटू एक्स बी बनेगा। और ये वाला जो ग्राफ होगा PB इज ग्रेटर देन PB0 इंटू एक्स बी। और ये वाला जो हमारा ग्राफ हो जाएगा PA ग्रेटर देन PA0 इंटू एक्स ए। ठीक है, मतलब कि हमारा जो जनरली जो ग्राफ बनता था ये हमारा PA का ग्राफ था, ये हमारा जो ग्राफ था आपका PB का ग्राफ था, लेकिन यहाँ पे इससे बड़ा होएगा तो PB इज ग्रेटर देन PB0 इंटू एक्स ए एक्स बी। ये वाला जो ग्राफ हो जाएगा PA इज ग्रेटर देन PA0 इंटू एक्स ए। इन दोनों का जो टोटल ग्राफ होगा जो यहाँ पे बनता था P, तो ये हो जाएगा PE इज ग्रेटर देन PA0 इंटू एक्स ए प्लस PB0 इंटू एक्स बी। यहाँ पे उदाहरण जो हो जाएगा ऋणात्मक वाला, पहला एग्जाम्पल है वाटर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा एग्जाम्पल है एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, और तीसरा एग्जाम्पल है फिनॉल प्लस एनिलीन। यहाँ पे मोल प्रभाज एक्स एक्सिस पे होगा और वाष्प दाब P पे होगा। एक्स ए 1 होगा, एक्स बी 0 होगा, एक्स ए 0 और एक्स बी यहाँ पे 1 होगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे पी ए होता है तो पी ए लेस देन, तो नीचे की तरफ बनेगा पी ए लेस देन PA0 इंटू एक्स ए। यहाँ पे जो है पी बी है तो इसके नीचे बनेगा तो पी बी लेस देन PB0 इंटू एक्स ए। यहाँ पे टोटल बनता है तो P तो नीचे की तरफ बनेगा, यहाँ पे जैसे नीचे की तरफ बना हुआ है तो P लेस देन PA0 इंटू एक्स ए प्लस PB0 इंटू एक्स बी। ये हमारा दोनों ग्राफ हो गया। आगे हम लोग देखते, आगे क्वेश्चन है, टॉपिक है स्थिर क्वाथंकों या क्वाथंकी या स्थिर क्वाथी मिश्रण, अर्थात दो द्रवों के वे मिश्रण जिनका एक निश्चित क्वथनांक होता है और जो घटकों के अनुपात में बिना किसी परिवर्तन के वाष्पित हो जाते हैं, स्थिर क्वाथंकी मिश्रण कहलाते हैं। ये अनादर्श विलयनों द्वारा बनाए जाते हैं। यह दो प्रकार का होता है। स्थिर क्वाथंकी मिश्रण क्या कहलाता है? दो द्रवों के वे मिश्रण जिनका एक निश्चित क्वथनांक होता है और जो दो घटकों के अनुपात में बिना किसी परिवर्तन के वाष्पित हो जाते हैं, स्थिर क्वाथनांकी मिश्रण कहलाते हैं। अनादर्श विलयन द्वारा बनाए जाते हैं तथा यह दो प्रकार का होता है। देखते हैं आगे। सबसे पहला है उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण। इनका क्वथनांक दोनों घटकों से अधिक होता है। ये ऋणात्मक विचलन दिखाने वाला अनादर्श विलयन से बने होते हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड 68% और वाटर 32%। दूसरा नंबर पे है न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण। इनका क्वथनांक दोनों घटकों से कम होता है। ये धनात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयनों से बनते हैं, जैसे इथेनॉल 95.5% तथा वाटर 4.5%। इस तरह से हम लोगों ने ये वीडियो देख लिया। अब इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो आएगा, लगभग इसके बाद में हमारा 2 वीडियो और आएगा सॉल्यूशंस पे। उसके बाद में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएंगे। थैंक यू वेरी मच।